देखिए भैया, कोई बोले भैया आसान क्वेश्चन है। कह रहा भैया एक स्टील वायर है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1.1, ध्यान दीजिएगा 1.1। कह रहा भैया दो वायर है आपके, स्टील का वायर है और दूसरा वायर जो है वो कॉपर का है, ध्यान दीजिएगा। ओए अच्छी सी फोटो खींच ली तू, कौन खींचेगा जिसके पास फोन है? नहीं उससे मत खींचा, तू खींच ले, ये पूरी गंदी सी फोटो खींचता है। ओए एक स्टील वायर है, एक कॉपर वायर है, ठीक है। कह रहा है कि भैया, भाई प्लीज बोली नहीं कोई भी। कह रहा है इसका जो एरिया है, इसका एरिया, स्टील वायर का एरिया जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर, और कॉपर वायर का जो एरिया दे रखा है आपको, वो दे रखा है 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ये कॉपर वायर का एरिया, ठीक है भैया। दोनों को सेम अमाउंट से खींचा जाता है, दोनों के अंदर एक्सटेंशन क्या होती है? सेम होती है, और सेम फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है दोनों केस में। दोनों केस में अभी भाई प्लीज यार रिकॉर्डिंग मत खराब करो मेरी यार, प्लीज यार। देखिए तो भैया कह रहा है इसकी जो लेंथ है, स्टील वायर की जो लेंथ है, वो लेंथ दे रखी है आपको 4.7 मीटर, और जो कॉपर वायर है उसकी जो लेंथ दे रखी है आपको 3.5 मीटर दे रखी है, ठीक है। अभी क्या रखा है, ध्यान दीजिएगा, क्या रखा है भैया, फाइंड द वैल्यू ऑफ YS अपॉन में YC, यानी यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर अपॉन में यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, और स्टील और कॉपर का यंग मॉडुलस का रेशियो निकालना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहली बात तो इसके लिए, देखिए इसके लिए हम क्या लिखते हैं, आपको पता है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होता है? फोर्स, लेंथ ऑफ स्टील, एरिया, और क्या एरिया ऑफ स्टील, और चेंज इन लेंथ, ठीक है भैया। तो आपको YS फोर्स कितना है भैया? तो F फोर्स है, दिया नहीं है, हमने मान लिया F फोर्स। लेंथ कितनी है भैया? 4.7। एरिया कितना दे रखा है? 3 × 10⁻⁵, और चेंज इन लेंथ दे नहीं रखी है, लेकिन ये बता रखा है दोनों में बराबर है। ये हो गया, ये होगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन के लिए आपको Y ऑफ कॉपर, ठीक है भैया, क्या होगा? फोर्स, लेंथ ऑफ कॉपर, और क्या होगा भैया? एरिया ऑफ कॉपर, और चेंज इन लेंथ आपको डेल्टा एल, क्योंकि फोर्स और लेंथ दोनों बराबर ही हैं दोनों केस में, ठीक है। तो Y ऑफ कॉपर क्या होगा? फोर्स, लेंथ ऑफ कॉपर क्या भैया? 3.5, एरिया ऑफ कॉपर क्या रखा है? 4 × 10⁻⁵, और भैया आपका चेंज इन लेंथ क्या? डेल्टा एल है। अब ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अभी आपको YS अपॉन में YC की वैल्यू चाहिए, तो ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, तो YS की वैल्यू क्या है? फोर्स 4.7, कॉपर, देखिए स्टील की वैल्यू रख रहा हूं, अपॉन में 3 × 10⁻⁵, और चेंज इन लेंथ क्या भी है? डेल्टा एल है। अब जब ये डिवाइड होगा, भाई प्लीज बैठ जा। अभी देखिए, ठीक है, कॉपर की वैल्यू जब इसके डिवाइड में रखूंगा तो उल्टी हो जाएगी, हो जाएगा 4 × 10⁻⁵ डेल्टा एल, और फोर्स 3.5। सॉल्व कर लीजिए, YS अपॉन में YC का रेशियो आ जाएगा, कर लोगे? हो जाएगा। फोटो ले ले भैया, एक बार फोटो ले ले। ओए कॉपी नहीं करने दे रहा, ठीक है। अरे भाई यार फोटो लेने में आधा घंटा लगा रहा है। एक दिन लेगा, ठीक है। ओए अगला क्वेश्चन,
देखिए प्लीज, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और उसमें आपको एक वाई एक्सिस पे स्ट्रेस दे रखा है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन दे रखा है। कह रहा है भैया जिस मटेरियल के लिए आपका ग्राफ बना हुआ है उसका यंग मॉडुलस निकालिए। क्या निकालिए? तो भैया देखिए उस ग्राफ के मैं पॉइंट्स को अगर देखूं तो मुझे एक पॉइंट मिलता है जहां पर वैल्यू होती है 0.002, ये स्ट्रेन होता है। ये क्या होता है? वैसे बहुत सारे पॉइंट है लेकिन मेरे को एक पॉइंट ही देखना है जिसकी पूरी वैल्यू मुझे गिवन हो, और इस पॉइंट का जो स्ट्रेस होता है वो कितना है? 300, 150, वो है 150। देखिए 150 स्ट्रेस ये है, लेकिन यहां पर कह रहा है कहीं 10 की पावर 6 से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, 10 की पावर 6 से दे रखा है। एक्सिस पे देख गार्गी, इधर देख ले मैन प्लीज, ठीक है। अभी ये स्लोप है, आपको पता है कौन सा ग्राफ है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर, और आपको याद होगा स्लोप क्या देता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर क्या देता है भैया आपको? tan थीटा, और वो देता है आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या देता है भैया? ठीक है, यानी यंग मॉडुलस देगा। क्या देगा? तो भाई tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर क्या है? ये क्या है भैया? परपेंडिकुलर 150 गुणे में 10 की पावर 6, और बेस कितना है भैया आपका? 0.02। सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यंग मॉडुलस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9.2 है, ठीक है। अरे यार टाइम है ना मुझे, अभी पढ़ाना आगे भी। हो गया? देखिए, अरे अंजलि, ठीक है, देखिए प्लीज अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भैया, यहां पे दो ग्राफ दे रखे हैं। 9.3 ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। कह रहे ये ए का ग्राफ है, ए मटेरियल है, उसका ग्राफ ये है और कुछ इस तरीके का गया हुआ है ऐसा, ठीक है। और एक बी मटेरियल है, उसका ग्राफ ये है, ये बी है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। अरे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट नहीं आना। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों मटेरियल में यंग मॉडुलस किसका ज्यादा है। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा ग्राफ में थोड़ा सा और ज्यादा वो कर देता हूं, ठीक है। कह रहा है कि इन दोनों मटेरियल में से किसका यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था यंग मॉडुलस देता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप। क्या देता है? और स्लोप होता है ये थीटा, थीटा ए, और ये क्या है? थीटा। तो आपको पता है थीटा ए हेयर क्या है? थीटा बी से ज्यादा है, साफ दिख रहा है। अब tan थीटा ए लीजिए, tan थीटा ए भी क्या होगा? tan थीटा बी से ज्यादा होगा। और आपको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो tan थीटा होता है यानी स्लोप होता है वो क्या देता है? यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ बी। समझ गए ये भैया? तो हमने देखा जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉडुलस भी क्या है? ज्यादा है, वो ज्यादा इलास्टिक है। जिसका स्लोप कम है उसका यंग मॉडुलस भी कम है, वो कम इलास्टिक है। लेस इलास्टिक, सॉरी मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक, और ये क्या है भैया? लेस इलास्टिक, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखिए सेकंड पार्ट, कह रहा है भैया इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्गर है, इनमें से कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्गर है। तो आपको बता दूं भैया वही मटेरियल स्ट्रॉन्गर माना जाता है जो इलास्टिक लिमिट के बाद भी बहुत दूर तक जाए, उसको खींचते रहो टूटे ही ना। तो आप देख रहे हो इसकी इलास्टिक लिमिट तो ये रही और इसकी इलास्टिक लिमिट ये रही। जैसे इलास्टिक लिमिट के पास पहुंचा तो टूट गया, ये थोड़ी सी दूर चला, थोड़ा सा स्ट्रेन आया, उसके बाद टूट गया। लेकिन ये इलास्टिक लिमिट के बाद भी क्या हुआ? इतनी दूर तक चला। इलास्टिक लिमिट के बाद इसके अंदर स्ट्रेन क्या है? काफी ज्यादा है ए के अंदर, और इलास्टिक लिमिट के बाद स्ट्रेन बी के अंदर क्या है भैया? आपको दिख रहा है ये है। अब उससे क्या दिक्कत है? टूट
जो जल्दी ना टूटे। तो आपको पता भैया स्ट्रेन A is much greater than strain B after the elastic limit, after the elastic limit। तो इनमें से जिसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन आता है इलास्टिक लिमिट के बाद, जिसको आप बहुत ज्यादा खींच लेते हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। सो A is stronger than B। A B से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात है, फोटो लो, ठीक है। चलो 9.4 एक बार और फेल होगा बेटा, ध्यान रखिए। 9.4। अब पता केवी में फेल का मतलब फेल ही होता है, कोई गुंजाइश नहीं होती। कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि भैया स्टेटमेंट सही है या नहीं है, अगर गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है भैया, कह रहा है भैया कि रबर इज मोर इलास्टिक देन, यंग मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन स्टील। रबर का यंग मॉडुलस स्टील से ज्यादा होता है। क्या बात सही है? नहीं, मैंने आपको बताया था रॉन्ग है ये, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या रॉन्ग है, क्यों? बिकॉज यंग मॉडुलस इज इनवर्सली इक्वल टू डेल्टा एल। जिसके लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा उसका यंग मॉडुलस उतना क्या होगा, कम होगा। जिसकी लेंथ में कम चेंज आएगा उसका यंग मॉडुलस उतना ही ज्यादा होगा। तो फॉर अ गिवन फोर्स, अगर हमें गिवन फोर्स को ले और उस फोर्स से रबड़ को भी खींचे और स्टील को भी खींचे, देन चेंज इन लेंथ इन रबड़ इज मच ग्रेटर देन चेंज इन लेंथ इन स्टील। तो रबड़ के अंदर आपको लेंथ के अंदर बहुत ज्यादा चेंज मिलेगा एज कंपेयर टू स्टील के। और हम जानते हैं यंग मॉडुलस ऑफ स्टील क्या है, लेंथ के इनवर्सली है। यानी जिसके अंदर लेंथ के अंदर ज्यादा चेंज आएगा उसका यंग मॉडुलस क्या है, कम है। और जिसकी लेंथ में कम चेंज आएगा उसका यंग मॉडुलस क्या है, ज्यादा है। सो यंग मॉडुलस जिसकी लेंथ में ज्यादा चेंज उसका यंग मॉडुलस कम, जिसकी लेंथ में कम चेंज उसका यंग मॉडुलस। सो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ रबर। ठीक भैया। दूसरा क्या बात कह रहा है, देखिए भैया, दूसरा कह रहा है भैया दिस स्ट्रेचिंग ऑफ, आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हो तो क्या आप उसको स्ट्रेच करके शेयरिंग मॉडुलस निकाल रहे हो? एक वायर को खींच रहे हो तो क्या खींचने से आपको शेयरिंग मॉडुलस पता लगेगा? नहीं, खींचने से आपको यंग मॉडुलस पता लगता है। खींचने से आपको यंग मॉडुलस का पता लगेगा। शेयरिंग मॉडुलस का पता लगाना तो उसको स्लाइड कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? यहाँ पर खींच रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर, ओए अमन रैप्टा खाएगा क्या, इधर देख। एक बात है यार भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मजा नहीं आता। मैं सही बता रहा हूँ, आज से 1 साल पहले वाले बैच को देखता ना, अगर मैं बोल रहा होता तो सबका दिमाग वहीं पे होता है। यहाँ पे पता नहीं क्या की पंचायत चलती है, मुझे समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या है, अब फोन में क्या देखते रहते, आपस में क्या बातचीत करते रहते, मुझे समझ में नहीं आता। एक बात बता दे रहा हूँ मैं आपको, अभी जो चीजें आपको लग रहा है कि बहुत वक्त है, सारी चीजें मैं 2 दिन में कर लूंगा। आपने पेपर देख लिया होगा और आपने 2 दिन में तैयारी भी कर ली होगी। आपको पता लग गया होगा फिजिक्स में 2 दिन में कुछ नहीं होता। आपको आता रहेगा, आप लिख नहीं सकते कुछ भी। आप पेपर देख के एकदम स्टैचू हो जाओगे एकदम, ठीक है। कुछ भी नहीं होने वाला भाई। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको टाइम देना पड़ता है, और आप लोगों के अंदर किसी के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि कोई टीचर की बातों को सीरियस नहीं लेता। वो पता क्या सोचता है, जैसे केमिस्ट्री है भाई, जो है पेज में रट लो वही कॉपी कर दो, उसमें ज्यादा इनोवेटिव नहीं होना पड़ता, ठीक है। फिजिक्स में आपका इनोवेटिव होना भी जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी डायरेक्टली नहीं आता। आप जिस लेवल पे हो डायरेक्टली है, फिर भी आप नहीं कर पाते। सोचो जब अलग लेवल पे जाओगे, जब वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा तो फिर क्या करोगे? चीजों को सीखा जाता है, अभी टाइम है सीखने का, सीख लीजिए ताकि वहां पर कैसा भी पेपर आए आसानी से कर दो।
वरना आप लोगों की पंचायती खत्म नहीं होती। पंचायती पता नहीं कहाँ की पंचायती, मुझे सुन नहीं आता। बेशर्मों की तरह मैं बोलता रहूंगा और बेशर्मों की तरह यहाँ पे जैसे ही मैं इधर मुंह मैंने इधर किया वैसे ही अपनी आपकी पंचायत फिर चालू। मैं कुछ तो शर्म कर लो यार। एक बारी रोड पे निकलना, और एक बारी अगर आपके पापा हो सकता है कोई कईयों के पापा ऑटो चलाते हो, कोई के पापा रिक्शा चलाते हो, या कोई के पापा फैक्ट्री में काम करते हो, जाके देख लेना कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। रिक्शा वाला होता है ना, तो उसके छोटा सा लड़का भी है साइकिल से, अगर रिक्शे वाला भी, अगर किसी के पेरेंट्स रिक्शे वाले भी हैं और छोटे से रिक्शे बच्चा भी आता है, तो बच्चा भी गाली देता है, चल आप समझ जाओगे, बतेरी गालियां होती है। वहां से पैसे आते हैं, लेकिन आप लोगों को ना उस पैसे की कीमत नहीं पता। आप लोगों को मिल जा रही है चीजें, जब आप उस लेवल पे आओगे ना, और जब आपको खुद से करना पड़ेगा, और जब आगे आप पेरेंट्स बनोगे कभी, तो आप इन चीजों को फेस करोगे। जब आपका बच्चा आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएगा जो आप अभी कर रहे हो। यहां पर कोई किसी अंबानी का बेटा नहीं है। जितने बैठे हो ना, सबकी पापा की तनख्वाह 50,000 से ऊपर किसी की भी नहीं होगी, किसी की ज्यादा 60,000 होगी, ठीक है। और कुछ नहीं है पैसे 50-60,000 रुपए। आपको चीजें सीधी सीधी मिल जा रही है, इसीलिए आपको बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। बता रहा हूं, अपनी औकात का भी आपको पता लग जाएगा कुछ दिनों बाद। जब 2 साल बाद दर दर कुत्तों की तरह भटकोगे ना, और कहीं सिलेक्शन नहीं मिलेगा, तब आपको पता लगेगा मैंने जो गलतियां की है वो कितनी बड़ी गलती है। हमने की थी भाई, हमने गलती की थी। पढ़ने में बहुत अच्छे थे, नंबर भी अच्छे आए थे, लेकिन जिस वक्त पढ़ना चाहिए था ना, उस वक्त नहीं पढ़े। ट्यूशन पढ़ाना बहुत अच्छे काम नहीं है। बच्चा आए तो टेंशन, नहीं आए तो टेंशन, अब बच्चे ज्यादा हो जाए तो टेंशन, बच्चे कम रहे तब भी टेंशन। मतलब टेंशन ही है यहाँ पे सारा काम। ट्यूशन पढ़ाना बहुत बड़ी कोई वो नहीं है उपलब्धि, ये बेरोजगार आदमी करते हैं काम, ये ध्यान रखना। जिसके पास कोई रोजगार नहीं होता वो करने लगता, किसी का अच्छा चल जाता, किसी का नहीं चलता, कोई 2 बच्चों में ही रह जाता है। आप लोगों को समझ नहीं है, आप लोगों को बाद में समझ में आएगी इस चीज को, ठीक है। मैं भी समझा रहा हूँ, समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं तो फिर चलते रहो अपने आप से। देख लेना अपनी पापा की शक्ल, हो सकता है कई दिन पिट भी जाए बाहर इसी 10-5 रुपए के चक्कर में, लेकिन वो 10-5 रुपए आप मांगोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा है नहीं, हम भी पिटे हैं भैया, सब पिटे हैं, आप भी पिटते हो, आपके पापा भी आगे पिटेंगे उन्हीं पैसों के चक्कर में जिसकी आप कोई वैल्यू नहीं निकालते। अगर किसी के पापा किसी के मालिक के यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह में काम करते होंगे ना, मालिक 10 गाली सुनाता होगा थोड़े से काम के लिए, लेकिन आपको वैल्यू नहीं पता। यहां मैं बोल रहा हूं, वहां पे आपकी गचर गचर चल रही है, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा भैया कि कॉइल को खींचने से क्या आप उसका यंग मॉडुलस निकाल सकते हो? नहीं। आंसर, शेयरिंग मॉडुलस निकाल सकते हो? नहीं। हम खींचकर शेयरिंग मॉडुलस नहीं, हम यंग मॉडुलस की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। शेयरिंग मॉडुलस के लिए हमें चीजों को क्या करना पड़ता है, स्लाइड कराना पड़ता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं भैया 9.5। सेकंड ही बताया मैंने, पढ़ ले पहले, ठीक है। 9.5 कह रहे भैया, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक है, ये ब्रास है और ये आपका स्टील है। अगर मैं इसका डाटा लिखूं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भी समझ में आ जाएगा। अगर यंग मॉडुलस ऑफ स्टील की बात करूं तो 2 गुणे में 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये लेंथ जो रखी है स्टील की वायर की, वो क्या रखी है आपको 1.5 मीटर, ठीक है। और आपको डायमीटर रखा है स्टील का 0.25 अपॉन में 2, ये सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में चेंज कर लो, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर में आ गया, ठीक है। और क्या रखा है, ठीक है। इसके ऊपर जो स्टील के ऊपर एक 6 किलो का मास लटका हो, 6 किलो का ऊपर है, 4 किलो का, 4 किलो का, 4 किलो का, और ब्रास के थ्रू यहां पर क्या लिखा हुआ है 6 किलो का। अच्छा एक बात बताए, स्टील के ऊपर कुल कितना वेट लटका हुआ है? 4 और 6 10 किलो का, यानी कुल कितना फोर्स लग रहा है स्टील के ऊपर? 100 न्यूटन। क्या लग रहा होगा? क्योंकि मास इनटू में जी जो प्रोडक्ट होता है वो क्या देता है आपको? फोर्स। क्या देता है? वेट। क्या होता है? फोर्स ही होता है। तो इस स्टील के वायर के ऊपर इसका वेट और इसका वेट लग रहा है, इसका वेट कितना है? 40 न्यूटन, इसका वेट कितना है? 60 न्यूटन। कुल कितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर?
कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? चलो ये हो गया। अब कह रहा है हाँ वायर का वेट नहीं कंसीडर करते, कह रहा है इसके अंदर कितनी लेंथ में चेंज आया, स्टील वायर के अंदर डेल्टा एल निकालिए। फिर कह रहा है कॉपर की बात, ब्रास की बात करता हूं, तो यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास जो होता है आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन इसको ध्यान रखना कि 0.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास होता है, ठीक है। और लेंथ ऑफ जो ब्रास दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। और फोर्स कितना लग रहा है ब्रास के ऊपर, कितना लगा हुआ है 6, यानी 60 न्यूटन का वेट, क्या लिखा है 60 न्यूटन का लगा हुआ है। और चेंज इन लेंथ इन ब्रास निकालना है आपको, ये इस तरीके से, ठीक है भैया। तो आप इसको यहाँ पे देखिए भैया, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल्स में फोर्स क्या होता है भैया, लेंथ और एरिया और चेंज इन लेंथ आपको निकालना है स्टील के अंदर, तो डेल्टा एल एस निकालना है। तो एफ एल ये है एस, ये है एस, और एरिया देखिए भैया, एरिया के लिए आप क्या करोगे, पाई डी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह पे आपने क्या लिखा है भैया, डी बाय में 2, क्या लिखा है, क्योंकि आपको डी दे रखा है, डायमीटर, डायमीटर इसका दे रखा है, इसका भी डायमीटर उतना ही है, इसका भी डायमीटर, ब्रास का भी डायमीटर कितना है 0.25 इंटू में 10⁻⁻2 मीटर, इसका भी उतना डायमीटर रखा है, ठीक है भैया। और नीचे क्या आएगा भैया, एरिया, एरिया तो ये हो गया एफ एल एस, और ये क्या हुआ एरिया, और यहाँ पर क्या आएगा आपका यंग मॉडुलस, क्या आएगा, अब भाई इसको इधर लेके ना इंटरचेंज कर दी क्वेश्चन को। तो आपको पता है स्टील, ये फोर्स कितना लग रहा है इसके ऊपर 100 न्यूटन, लेंथ कितनी इसकी स्टील की 1.5, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर कितना भैया 0.25 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है भैया यंग मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11। सॉल्व कर लोगे, आगे आंसर बोलो हाँ, ऐसी बिल्कुल चेंज इन लेंथ ऑफ आपको ब्रास करना, तो क्या होगा फोर्स ऑन ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास, और क्या होगा पाई डी बाय में 2 का होल स्क्वायर, और क्या होगा यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास। सॉल्व कर लोगे, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, फोटो ले लीजिए, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे जो यंग मॉडुलस के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। बल्क मॉडुलस के ऊपर भी बेस्ड है, लेकिन अगली क्लास में कराऊंगा, अभी मैं कराने जा रहा हूँ टॉपिक, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए, समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। मिटो इसको, इसी की भी बाद में लीजिएगा। देखिए देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो मैं कराने जा रहा हूं आपको, ठीक है। इसे कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। सीधा इसके ऊपर टॉपिक आते हैं और सीधा क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। ये यंग मॉडुलस के अंडर में आता है, किसके अंदर में आता है, यंग मॉडुलस के अंदर में आता है। करना क्या, ध्यान दीजिए भैया, एक वायर है और यहां पर आपने एक लोड अप्लाई कर रखा है, लोड है ये, और ये वेरिएबल है, क्या है, और आपको पता है लोड क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेस, क्या प्रोड्यूस करता है, याद है, लोड की वजह से आता है स्ट्रेस। और यहां पर क्या आएगी, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आएगी, और एक्सटेंशन को क्या लेते हैं हम, स्ट्रेन, याद है, याद है चीजें कि लोड की जगह पे हमने क्या लिया था, स्ट्रेस, लोड वेरिएबल यानी स्ट्रेस भी क्या है आपका वेरिएबल है, और एक्सटेंशन आएगा क्योंकि लोड अप्लाई करोगे तो इसकी लंबाई कुछ ना कुछ बढ़ेगी, तो उसकी जगह पे क्या आएगा आपका स्ट्रेन आएगा। अभी एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका हर एक पॉइंट को पढ़ना है आपको, हर एक पॉइंट के बारे में। ये आपका स्ट्रेस और ये आपका स्ट्रेन, ध्यान दीजिएगा। मैंने इस वायर के ऊपर लोड अप्लाई करना चालू किया, यानी स्ट्रेस अप्लाई करना चालू किया। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो क्या आएगा इसके वजह से, स्ट्रेन, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस अप्लाई करने पर वायर की लेंथ बढ़ती है, यानी क्या आता है उसके अंदर, स्ट्रेन आता है। तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ग्राफ, सीधा जा रहा है, यानी अभी स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या है, डायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपने और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाया, और ज्यादा स्ट्रेन आएगा, सीधा जाता रहेगा, ठीक है। वही स्ट्रेस स्ट्रेन बता रहा हूं मैं तेरे को, यंग मॉडुलस वगैरह छोड़ दे, साइड में हटा दे, ठीक है, यंग मॉडुलस के अंडर में ही है सब कुछ, ठीक है। हाँ नहीं, अभी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, कितना ध्यान रखो, चाहे कोई सा ही मॉडुलस हो, यंग मॉडुलस भूल जा, अभी
अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाते जा रहा हूं, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है और ग्राफ कैसा आ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन। ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे सरकारी स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले में नहीं कर किया जाता, क्योंकि उनके पास एपरेटस ही नहीं होते कुछ भी, ठीक है। इसीलिए कहता हूं भैया, पहले बता दे रहा हूं, कभी भी अगर आप 10वीं पास हो, अपने सीनियर जो जूनियर नहीं बता रहा हूं, तो तुरंत बोलना ना तो माउंट एलिवेंट में पढ़ना है, सेंट जॉर्ज में गलती से नाम मत लिखवा लेना, ठीक है। डीगा कॉन्वेंट में गली में मत जाना, फिर भी पढ़ते हैं वहां बच्चे, ठीक है भैया। इसीलिए हमेशा देखिए भैया, पढ़ना आपको ट्यूशन से ही है, कोई से भी स्कूल में पढ़ लो, ट्यूशन लगवाना पड़ेगा। अब जब पढ़ना है ट्यूशन से, तो पैसे बचा लो अपने मम्मी पापा के, सरकारी स्कूल में ना लिखवाओ, खत्म। अब सरकारी स्कूल में हर चीज की सुविधाएं होती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए भैया। तो स्ट्रेस बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है, और एकदम ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। और आपको याद है, अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है तो इसका मतलब प्रोपोर्शनैलिटी है, दोनों क्या है एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। कौन प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ओ से लेके ए तक ग्राफ एकदम क्या गया, स्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा भैया, ओ से लेके ए तक ग्राफ आपका एकदम स्ट्रेट गया है। तो इसका मतलब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को फॉलो किया जा रहा है, ग्राफ प्रोपोर्शनैलिटी को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए, आपने स्ट्रेस इतना किया, आपने स्ट्रेस इतना किया, तो स्ट्रेन कितना आएगा, इतना आएगा। और जैसे ही आपने स्ट्रेस को जीरो किया, तो स्ट्रेन भी कहां आ गया, जीरो पे। जीरो, ओ ओ मतलब जीरो। आपने स्ट्रेस इतना अप्लाई किया, स्ट्रेन कितना आ गया, इतना आ गया। जैसे ही आपने स्ट्रेस को जीरो किया, तो स्ट्रेन भी कहां आ गया, जीरो पे। जब प्रोपोर्शनैलिटी होती है, जब प्रोपोर्शनैलिटी होती है, तो जैसे ही आप स्ट्रेस को जीरो करोगे, स्ट्रेन भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आप यहां पहुंचे, आपने स्ट्रेस इतना अप्लाई किया, स्ट्रेन कितना आ गया, इतना आ गया। जैसे ही आपने स्ट्रेस को जीरो किया, वैसे स्ट्रेन भी क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। यानी जब स्ट्रेस की वैल्यू जीरो, तो स्ट्रेन की वैल्यू जीरो। कब, जब प्रोपोर्शनैलिटी चलती है। स्ट्रेस जीरो, स्ट्रेन जीरो, स्ट्रेन नॉन जीरो, तो स्ट्रेस भी क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। समझ गए। तो ओ से लेके ए तक ग्राफ आपका कैसा गया, एकदम स्ट्रेट गया। तो ओ से लेके ए तक को हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्या है, मतलब अगर इसके यहां तक आप जाओगे, तो ग्राफ आपका कैसे आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्या जाएगा, और जैसे ही आप स्ट्रेस को जीरो करोगे, स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वायर को अनलोड करोगे, इसके ऊपर जो लोड अप्लाई कर रखा है उसको हटाओगे, तो स्ट्रेस भी क्या होगा, हट जाएगा। और स्ट्रेस जैसे हटेगा, तो एक्सटेंशन भी क्या होगी। सिलेंडर लाते हो तो स्प्रिंग फैल जाती है, सिलेंडर हटाते हो स्प्रिंग कहां भाग जाती है, वो जब भी भाग सकती है जब आप उसके इलास्टिक लिमिट के अंदर हो, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर हो। समझ गए भैया। तो ओ से लेके ए तक, ओ से लेके, इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसे क्या कहते हैं भैया, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ओ से लेके एकदम सीधा गया ग्राफ, तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन होता है। पहला पॉइंट, ए पॉइंट ये है, इस पॉइंट के बारे में। बी क्या है, अगर आपका स्ट्रेस जीरो हो गया, तो स्ट्रेन भी क्या होगा भैया, जीरो होगा। समझ गए भैया। यानी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, तो वायर फिर क्या करेगा, अपने आप को रिफॉर्म कर लेगा। समझ गए भैया। और इसमें ग्राफ कैसे आता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा। क्या जाएगा, और जब भी स्लोप निकालोगे, सी पॉइंट क्या आएगा, स्लोप निकालो इसका, तो क्या देगा, यंग मॉड्यूलस। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ये हो गया ओ से लेके ए तक के बारे में सारी बातें। समझ गए। कहीं पर भी आप स्ट्रेस को हटा दोगे, तो स्ट्रेन क्या होगा, जीरो हो जाएगा अपने आप। समझ गए। फिर आते भैया, सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर मैं क्या गया, मैं ए के बाद चला गया। अब ए के बाद जब मैं गया, तो मैंने देखा मेरा ग्राफ क्या हुआ, थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया। इसका मतलब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो, प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो। समझ गए भैया। यहां पर क्या है भैया, ओ से बी। लेकिन जब मैंने बी पर वायर को अनलोड किया, स्ट्रेस हटाया, तो स्ट्रेन फिर क्या हो गया, जीरो हो गया। प्रोपोर्शनैलिटी तो फॉलो नहीं हो रही, लेकिन जैसे इस बी पॉइंट पर पहुंचकर मैंने स्ट्रेस हटाया, स्ट्रेन फिर क्या हो गया। इस पॉइंट पर पहुंचने के बावजूद भी क्या हुआ, स्ट्रेस जैसे ही मैंने जीरो किया, स्ट्रेस को जीरो किया, तो स्ट्रेन फिर क्या हुआ, जीरो हो गया। ठीक है भैया। तो बी पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं इसको, इलास्टिक लिमिट। यानी आपने एक चीज देखा कि जो इलास्टिक लिमिट होती है, वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के क्या होती है, बाद में होती है। क्या होती है,
और इलास्टिक लिमिट तक अगर आप किसी वायर को अनलोड करोगे तो वायर अपनी शेप को क्या करेगा, परफेक्टली रिगेन कर लेगा। समझ में आई बात नहीं? ठीक भैया, बी पॉइंट पर। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप यहाँ पे देखिए इतना स्ट्रेन आया, इतना और इतना क्या हुआ, स्ट्रेस लगाया आपने। अब मैं इसको स्ट्रेस क्यों बोल रहा हूं पता आपको, क्योंकि ये स्ट्रेस के पैरेलल है। जो जिसके पैरेलल होगा वही उसकी वैल्यू होगी। ये किसके पैरेलल है, स्ट्रेस के, तो स्ट्रेस होगा। ये किसके पैरेलल है, तो इतना इसने स्ट्रेस पे इतना स्ट्रेन आया, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल नहीं रह गए, एक ज्यादा बढ़ रहा है एक। तो यहां पर ये ध्यान रखना भैया, ग्रोथ इन स्ट्रेन इज ग्रेटर देन ग्रोथ इन स्ट्रेस। स्ट्रेन के अंदर ज्यादा ग्रोथ हो रही है इलास्टिक लिमिट के बाद, और स्ट्रेस के अंदर कम ग्रोथ। कम, हमने कम स्ट्रेस बढ़ाया और स्ट्रेन क्या आ गया, ज्यादा आ गया। ठीक है भैया, यहां पर ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या ये बात सही है? नहीं है। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब नहीं है। अगर होता तो ग्राफ कैसे आता, स्ट्रेट जाता, लेकिन अभी सीधा नहीं गया। ठीक है भैया, लेकिन अगर आप इस पॉइंट पर भी, सी पॉइंट पर देखते हैं, सी के बारे में, सेकंड पॉइंट के बारे में, कि अगर आप इस पॉइंट पर भी स्ट्रेस को जीरो करते हो तो स्ट्रेन फिर क्या होता है, जीरो हो जाता है। समझ गया? वायर अपनी शेप को दोबारा से क्या करता है, रीगेन कर लेता है। फोटो खींचती जल्दी फटाफट। हो गया? घर पे ले कैसे? अब आते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बेटा भाई प्लीज। अब आते हैं हम बी पॉइंट के बाद भी सी पर। तो सी पर देखिए, अपने आप आपने कोई भी स्ट्रेस, देखिए अगर मैं देखूं तो बहुत कम स्ट्रेस अप्लाई किया, लेकिन स्ट्रेन क्या हो गया, बहुत ज्यादा आ गया। बी से लेकर सी तक तो वायर अपने आप ही फ्लो कर गया। आपको खास बिल्कुल जरा सा आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, लेकिन स्ट्रेन कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है भैया, तो थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड ही होगा ना। मम्मी की कॉल आ गई, किसकी मम्मी कॉल है, जरा हम भी देख लेते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ इसका फोन मैंने छीन लिया, क्लास में फोन चला रहा था ये, तो इसका फोन छीन लिया मैंने अभी। मैं उसका टीचर बोल रहा था। हाँ जी, क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहा था, फोन चला रहा था पीछे बैठ के, मैंने छीन लिया फोन उसको। ठीक है, ओए ध्यान दीजिए। अरे तो भैया बी से लेकर सी तक, बी टू सी की बात कर रहा हूं, तो बी टू सी में स्ट्रेन में बहुत, स्ट्रेस में बहुत कम चेंज किया, लेकिन स्ट्रेन क्या हो गया, बहुत ज्यादा आ गया। इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट। क्या कहते हैं इसे, यील्ड पॉइंट। अब बी से सी तक में स्ट्रेस तूने कितना अप्लाई किया, इतना, लेकिन स्ट्रेन कितना हो गया, इतना आ गया। ठीक है, तो यील्ड मतलब क्या होता है, पैदावार। एक तरह से क्या होता है, पैदावार। तो अपने आप ही पैदावार लगा स्ट्रेन। ठीक है, काफी ज्यादा स्ट्रेन आ गया, इसे यील्ड पॉइंट कहते हैं। यहां पर क्या होता है भैया, जब इस पॉइंट पर एट पॉइंट सी की बात करता हूं, अगर आप स्ट्रेस को जीरो भी कर दोगे तो स्ट्रेन आपका जीरो नहीं होगा, जीरो से ज्यादा आएगा। जीरो से मतलब ये इतना स्ट्रेन आ जाएगा। क्या आएगा, ये स्ट्रेन है, इसे कहते हैं परमानेंट सेट। क्या कहते हैं इसे, ओ डैश। इसे कहते हैं, देखिए जब सी पॉइंट पर पहुंचोगे ना, आप सोचोगे भैया चलो स्ट्रेस आप जीरो कर दो, स्ट्रेस जीरो कर दोगे तो स्ट्रेन भी जीरो होना चाहिए, लेकिन अब नहीं होता, अब यहीं पे आके रुक जाएगा। इसे कहते हैं भैया परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या कहते हैं इसे, सी पॉइंट पर अगर आप स्ट्रेस को जीरो कर दोगे तो स्ट्रेन जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसे कहते हैं ओ डैश। क्या कहते हैं इसे भैया, ओ डैश को कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन और सेट भी कहते हैं, परमानेंट सेट भी कहते हैं। अरे यार थोड़ा सा एक मिनट, ये बाहर चला गया थोड़ा सा। ठीक है, मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है, खत्म हो जाने के बाद।
ऑनलाइन वाले मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है बच्चों बोलिए, ठीक है भैया। तो सी पॉइंट पर पहुंचकर अगर आप स्ट्रेस को जीरो करते हो, स्ट्रेन जीरो नहीं होता और इसको ओ डैश पर आकर रुक जाता है, इसे परमानेंट सेट या डिफॉर्मेशन कहते हैं, परमानेंट सेट या परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये होता है भैया 1% ऑफ एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल, मान लीजिए आपने 100 मीटर के वायर को खींचा है, अगर आप सी पॉइंट पर जाकर के स्ट्रेस को जीरो करते हो तो स्ट्रेन जीरो नहीं होता, नहीं, कुछ तो गेन करेगा लेकिन उसके अंदर कुछ चेंज आ जाएगा। और अगर मान लीजिए 1% ऑफ एक्चुअल लेंथ, मतलब आपने 100 मीटर का वायर को आपने खींचा है, यहां तक पहुंचा है, तो उसके अंदर 1 मीटर का क्या होगा, एलोंगेशन आ जाएगा, ठीक है। 1% ऑफ एक्चुअल लेंथ, एक लेंथ का 1% उसके अंदर क्या आता है, डिफॉर्मेशन आता है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है भैया। दोबारा से मीटिंग ऑन कर लो भैया, दोबारा से मीटिंग ऑन करो।